बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि चैप्टर 11 स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपकी बुक का जो है ये यूनिट नंबर 11 है, साउंड है। इस चैप्टर में हमने साउंड के बारे में पढ़ना है। आपने वैसे तो सुना होगा कि साउंड क्या है, आवाज़ को बोलते हैं, और साउंड जो है वो क्या चीज़ है या किस तरह से ट्रैवल करती है या क्या चीज़ है ये। तो हम यहाँ पे इसमें साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड हमारे पास क्या है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से ट्रैवल होती है और ये किस फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे और इसमें हम सारे जो साउंड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, साउंड का कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साउंड है क्या। तो यहाँ पे साउंड जो है वो ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो कि मीडियम के थ्रू या किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती हैं और उसके बाद वो हमें सुनाई देती हैं, उसकी आवाज़ आती है, तो उसको हम बोलते हैं साउंड। यानी साउंड बेसिकली क्या है, वाइब्रेशंस हैं जो किसी मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती हैं और फिर हमें सुनाई देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं साउंड। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, फिजिक्स ऑफ साउंड जो है कि साउंड क्या है, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। कि ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सारी साउंड जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि जिनके पार्टिकल्स क्या कर रहे हों, वाइब्रेट कर रहे हों, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, उसमें एक जो फॉर्म थी वो साउंड भी थी। तो साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब हमने फिर ये देखना है कि वेव्स की फॉर्म में अगर ट्रेवल करती है तो वो किस टाइप की वेव्स होती हैं। वेव्स की टाइप्स आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ ली, 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ पे फिर हम ये भी देखेंगे कि साउंड की जो वेव्स हैं वो कौन सी वाली हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं। और फिर हमने ये देखना है कि इस वेव की नेचर जो है वो किस तरह की होती है। तो नेचर में भी आप लोग 2 वेव्स पढ़ चुके हैं, एक आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव ही इसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो वेव की नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तो आ गया क्वेश्चन के साउंड क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से ट्रैवल होती है। ये इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ तक बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने इसको करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि साउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन करने से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब वाइब्रेशन हमें सुनाई देती है किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करते हुए या ट्रैवल करते हुए, तो हम कहते हैं वो क्या है, साउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। तो रिपल टैंक आपने पढ़ा था जो कि वाटर वेव्स जिसमें प्रोड्यूस होती हैं। रिपल टैंक को हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब वहाँ पे हमने ये देखा कि रिपल टैंक जो है वो वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो अब उसमें वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही हैं वाटर में, तो अब उसमें फिर उसका मीडियम क्या होगा। वाटर वेव्स जो थी उनका मीडियम क्या था, उसमें वाटर ही मीडियम था, क्योंकि वेव्स थी वो वाटर में ट्रेवल कर रही थी, तो उनका मीडियम क्या था, वाटर था। द मीडियम इन दिस केस इज लिक्विड, यानी लिक्विड वाटर है तो वाटर उसका मीडियम होगा। बट इट कैन आल्सो बी अ गैस और अ सॉलिड, लेकिन मीडियम ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, मीडियम वाटर भी हो सकता है, मीडियम गैस भी हो सकता है और मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, गैस से मुराद हम एयर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी वेव को कि किस तरह से वेव जो है वो हमें सुनाई देती है या वेव किस तरह की होती हैं ये साउंड वेव्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। अब जब जो वेव है उसके एयर में जो है वो मूव करती है तो फिर हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एग्ज़ाम्पल इसमें ले लें, गिटार यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें जैसे स्ट्रिंग्स को हम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है, जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक यहाँ तक पहुँचती है वेव ट्रैवल करती हुई, तो फिर हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। और हमें भी अपने कानों में
साउंड जो है वो किस तरह से सुनाई देती है। तो जब हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं तब हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है, उसके रिजल्ट में साउंड सुनाई देती है वोकल कॉर्ड्स जो कि हमारे कान के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट बीट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इनमें भी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये वाली साउंड जो है वो हम किस तरह से सुनते हैं, डॉक्टर्स इस साउंड को स्टेथोस्कोप के ज़रिए से सुनते हैं। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए से हम हार्ट की और हार्ट बीट की, लंग्स की साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं साउंड की। साउंड की बेसिकली 3 कंडीशंस हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए होंगी। उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, इसके नेम्स पहले तो आपने याद करने हैं, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। लेकिन ये नेम्स जो हैं इसकी साउंड की कंडीशंस में कि ये आ जाते हैं शॉर्ट में। तो पहली कंडीशन है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए प्रोड्यूस होती है, यानी कि अगर हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वरना साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद सेकंड जो इसकी कंडीशन आ जाती है वो हमारे पास है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, यानी कि साउंड को प्रोपागेशन के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ये भी हम इसमें प्रूव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट इसकी कंडीशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि साउंड की जो वेव्स होती हैं इनकी जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स होती हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। इनकी कंडीशंस को 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिसमें सबसे पहले मैं आपको इसमें एक्टिविटी 11.1 है, मैं आपको बताती चलूँ कि ये ट्यूनिंग फोर्क आपने लाइब्रेरी में अपनी लैब में विजिट किया है, लैब में आपको दिखाया गया है कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो किस तरह का होता है। बल्कि इसमें आप प्रॉपरली आपको ये भी दिखाया गया है कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो किस तरह से इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, ये एक यू शेप का आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह का, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। अब ये वाले जो 2 इसके आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं प्रोंग्स। ठीक है, एक ये वाला प्रोंग है और एक ये वाला प्रोंग्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोंग बोलते हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम एक रबर का हैमर लें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम इसको स्ट्राइक करें ट्यूनिंग फोर्क के साथ, ट्यूनिंग फोर्क क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वाइब्रेशन इस तरह से, ये अपना जो प्रोंग है ये इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये वाला प्रोंग भी और ये वाला प्रोंग भी। ठीक है, अभी ये अगर आपके हाथ में पकड़ा हुआ है ट्यूनिंग फोर्क तो आप इसकी वाइब्रेशन को इजीली आप फील कर सकते हैं। और अगर आप इसकी आवाज़ को, इसकी वाइब्रेशन को सुनना चाहें तो आप थोड़ा सा अपने कान के पास लेके आएंगे तो आपको इसकी वाइब्रेशन सुनाई भी देगी और आप इसको फील भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 मेथड देखेंगे, 2-3 चीज़ें देखेंगे कि हम किस किस तरह से ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। तो इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। हम लेबोरेटरीज़ में क्या करते हैं, एक डिवाइस है हमारे पास जिसको हम ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, जिसे हम पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट रबर हैमर द ट्यूनिंग फोर्क विल बिगन टू वाइब्रेट। अगर हम उसको स्ट्राइक करवाते हैं ट्यूनिंग फोर्क को रबर हैमर पे तो क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क बाय वाइब्रेटिंग ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। अब ये है कि हम अपने कानों के पास लाके क्या कर सकते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशंस बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द prongs ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क विद द प्लास्टिक बाल सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। अब हम एक तो मैंने आपको ये कहा कि हम इसको टच करके इसके पोंग को थोड़ा सा पास लाके भी हम इसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। अगर ट्यूनिंग फोर्क हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है तो हम उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और मेथड भी बता रही हूँ आपको, जैसे जो आपकी बुक में गिवन है कि हम इस तरह से भी इसमें वाइब्रेशन को जो है वो फील कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक स्टैंड ले लें इस तरह का, या एक नेल दीवार में जो है उसको वो लगा दें, उसके बाद उसके साथ एक थ्रेड यानी धागे के साथ हम एक बॉल को बांध दें इस तरह से। उसके बाद जब हमने ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक किया था रबर हैमर के साथ, उसको इसके पास लेके आएंगे, बॉल के पास लेके आएंगे, तो ये वाला जो पोंग होगा क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है
तो ये इस बॉल को पुश करेगा। जब ये बॉल को पुश करेगा तो बॉल यहाँ से क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये कि हमें ये पता चल गया कि प्रोंग जो है ये वाकई ही वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, the ball gently with the prong of a vibrating tuning fork. The tuning fork will push the ball because of its vibration. अब tuning fork क्या करेगा, इसका ये वाला जो prong है ये इस बॉल को पुश करेगा, जिसकी वजह से बॉल क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद एक और मेथड है जिससे हम इसकी वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं। एक ग्लास में पानी लें, पानी को यहाँ तक अगर आप उसमें पानी ले लें, उसके बाद जब आपके पास ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा हो, आपने इसको किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक किया, उसके बाद ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे, तो उसको आप इस पानी के अंदर जब इतना डिप करेंगे उसमें, तो पानी के आपको क्या नज़र आएंगे, स्प्लैश नज़र आएंगे। तो स्प्लैश क्या है या किस तरह से, यानी कि इसके छींटे होंगे या इस तरह से इसमें वेव टाइप जो है वो इसमें प्रोड्यूस होगी। तो इससे भी फिर हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, बल्कि हम उसकी आवाज़ को भी सुन सकेंगे। नाउ इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर वी विल सी अ स्प्लैश। व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश? तो अब इसमें स्प्लैश क्यों आए या किस तरह से हुए? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसमें स्प्लैश इस वजह से आए क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क जो था उसके प्रोंग जो थे वो क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। अब हमने इस एक्टिविटी से क्या देखा, हमने इस एक्टिविटी से ये देखा कि हमें साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को प्रूव करेंगे कि सेकंड कंडीशन में हमने बात की है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। अब साउंड को क्या चीज़ रिक्वायर है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर है उसकी प्रोपागेशन के लिए। तो अब ये हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम ये देखेंगे कि साउंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है। तो हम देखेंगे वो कौन सी वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं। तो जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि साउंड जो है वो मीडियम के जरिए ही जो ट्रैवल करती है, यानी वो कोई मीडियम होगा तो वो ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड जो हैं, ये साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब एक तो ये होगा कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अब दूसरा हमने ये देखना है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी ले ली है, इसको हम 11.2 कहेंगे। अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, यानी कि लाइट की तरह साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। इनकी जो नेचर है वो डिफरेंट है। जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम से पास नहीं कर सकती। वैक्यूम ऐसी जगह है यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता। ठीक है, जब मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव्स जो हैं वो उसमें ट्रेवल नहीं करेंगी। Sound waves require some material medium for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus. अब हम इसको प्रूव करेंगे बेल जार apparatus से। The bell jar is placed on the platform of a vacuum pump. सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है। हमने एक वैक्यूम पंप लिया, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, अपने एक जार लिया, उस जार को हमने रखा। उसके बाद हम यहाँ पे पावर सप्लाई ली, इसके साथ वायर को कनेक्ट करके हमने इसके साथ इलेक्ट्रिक बेल लगा दी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। अब ये सारा हमारे पास अपरेटस क्या है, बंद है यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन किया। जैसे ही पावर सप्लाई को ऑन किया, क्योंकि हमारे पास इसके साथ इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कनेक्टेड है, तो बेल क्या होना शुरू हो जाएगी, बेल रिंग करना शुरू हो जाएगी, बेल बजना शुरू कर देगी। जब बेल बजना शुरू कर देगी तो आप इसकी आवाज़ सुन सकेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने क्या करना है, अब ये करना है, क्योंकि अब वैक्यूम पंप का काम क्या है, अब इस वैक्यूम पंप के जरिए से आप इसमें से हवा को निकालना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इस बेल जार से या इस ऑपरेटर से आप हवा को निकालते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें हवा कम होती रहेगी, वैसे वैसे साउंड जो है उसकी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साउंड जो है आपको आवाज़ आना कम हो जाएगी। जैसे जैसे हवा ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, साउंड जो है वो भी कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से सारी की सारी हवा बाहर निकल जाएगी और साउंड आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। और लेकिन बेल तो रिंग करती रहेगी, क्योंकि हमने पावर सप्लाई को तो बंद नहीं किया। पावर सप्लाई को बंद नहीं किया, बेल रिंग कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ऑपरेटर्स के अंदर जो हवा थी वो तो हमने सारी वैक्यूम पंप के ज़रिए से निकाल दी। अब उसके अंदर हवा नहीं है जिससे साउंड जो है वो ट्रैवल कर सके। जब हवा ही नहीं है उसके अंदर तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? जब साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगी तो साउंड हमें सुनाई कैसे देगी? तो फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, हम दोबारा से वैक्यूम पंप के ज़रिए से इसमें एयर को फिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे एयर को हम इसमें फिल करेंगे तो आवाज़ आना फिर से शुरू हो जाएगी, जबकि बेल जो है वो बंद नहीं होगी, बेल रिंग करती रहेगी। जब इसके अंदर हवा भर हो जाएगी, दोबारा से फिल हो जाएगी, हवा आ जाएगी, तो उसकी आवाज़ जैसे जैसे इसके अंदर हवा आती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी, तो इसकी आवाज़ भी ज़्यादा होती रहेगी। जैसे जैसे हवा को हम निकालते रहेंगे तो साउंड जो है वो भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर एयर होगी, यानी कि अगर एयर है या फिर कोई मीडियम है तो साउंड ट्रैवल करेगी, वरना साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है, जो कि वैक्यूम में से पास नहीं करेंगी, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगी। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply। हमने क्या किया, हमने बेल जार ऑपरेटस लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सस्पेंड कर दी है, यानी कि उसमें इस तरह से लगा दी दो वायर्स के ज़रिए से, और उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको दो वायर नज़र आ रही होंगी, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। बाय सेटिंग ऑन, जैसे ही हम ऑन करते हैं इसको, द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक बेल विल बिगन टू रिंग। इलेक्ट्रिक बेल क्या करना शुरू कर देगी, बजना शुरू हो जाएगी, रिंग करना शुरू कर देगी। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल, तो हम बेल की आवाज़ को सुन सकेंगे। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ अ वैक्यूम पंप। अब हमने क्या करना है, अब इसके यहाँ से इस सेपरेटर से हम हवा को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। नाउ द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज आउट, यानी कि जैसे जैसे हवा निकलती रहेगी, फीबल का मतलब ये है कि हवा कम होना शुरू, आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी, इतनी मध्यम इतनी कम हो जाएगी कि एक टाइम ऐसे आएगा कि डाइज आउट, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आल्थो बेल इज़ रिंगिंग स्टिल रिंगिंग, लेकिन बेल तो रिंग कर रही है लेकिन आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ से एयर बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिला। When we put the air back into the jar, we can hear the sound of the bell again। जब हम उसमें दोबारा से हवा को फिल करना शुरू कर देंगे तो हम दोबारा से साउंड को सुन सकेंगे। From this activity, we can conclude that sound waves can only travel propagate in the presence of air। अब यहाँ पे हमने एयर की बात की है। इस एयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एयर में ही ट्रैवल कर सकती है। इस एयर का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम था वो एयर था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में मीडियम भी लिखा हुआ है, तो मीडियम हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी सेकंड कंडीशन को भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास अगर मीडियम होगा तो साउंड ट्रैवल करेगी, वरना साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। अब इसकी थर्ड कंडीशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड है। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड में हम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम यही ट्यूनिंग फोर्क की ले लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क की डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क किस तरह से है कि बिल्कुल रेस्ट में है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहा। ये जो प्रोंग है, इस प्रोंग को हम देखते हैं तो ये जो इस प्रोंग यहाँ पे ये अपनी पहली पोजीशन पे है। इस पोजीशन का नाम है ओ, जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। उसके बाद अगर प्रोंग जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, जिसको हम बी का नाम देंगे। और अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम नाम देंगे ए का। ये समझना आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं। इन लाइंस का मतलब ये है कि ये एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ये कोई मूव नहीं कर रहे, कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहे पार्टिकल्स, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है। और हमारा ट्यूनिंग फोर्क भी किस में है, रेस्ट में। अब हुआ क्या, अब ट्यूनिंग फोर्क से को हमने स्ट्राइक किया और इसने क्या करना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब इसने बाहर की तरफ, यानी कि जब इसका ये प्रोंग जो है वो बाहर की तरफ वाइब्रेट किया, तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। तो यहाँ पे कंप्रेस हो गए और उसके बाद जब ये प्रोंग अब ऐसे ही तो नहीं रहेगा, ये वाइब्रेट करेगा मीन पोजीशन से होते हुए किसकी तरफ,
एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। जब ये ए की तरफ आया तो इसने ये प्रेशर था वो रिलीज़ कर दिया, यहाँ से प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे रेयरफेक्शन, और ये जो कंप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था ये आगे मूव कर दिया, मूव हो गया, और इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, रेयर फ्रिक्शन, और ये फिर ये कंप्रेशन जो है ये आगे मूव हो जाएगा, फिर रेयर फ्रिक्शन, और फिर आगे इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन इसमें प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो आपने ये चीज़ पढ़ी है लॉन्गिट्यूडनल वेव में पिछले चैप्टर में कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसमें एक तो रेयर फ्रिक्शन होते हैं और दूसरे कंप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही चीज़ें इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं, कंप्रेशन भी और रेयर फ्रिक्शन भी। तो यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। हम इससे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर साउंड की किस तरह से होती है। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। पहली डायग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क जो है वो रेस्ट में है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है एयर की, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसमें कोई कंप्रेशन या कोई रेयरफेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू बी, जब इसका राइट प्रोंग जो है इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, जब ये मूव किया इसने ओ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन। जब ये इसने इनके ऊपर इस तरह से मूव किया तो ये जो इसके पास एयर के मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गई, कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है दिस कंप्रेशन एयर कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इस तरह से कंप्रेशन जो है वो आगे मूव करता रहेगी और क्या चीज़ प्रोड्यूस होते रहेगी, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन। प्रेशर कम हो गया तो रेयर फ्रिक्शन और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कंप्रेशन। A moment later, the prong begins to move from B toward A. Now the pressure in the adjacent layer decreases and a rarefaction is produced. वही बात कि जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ और जब प्रेशर कम हुआ तो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हुआ। दिस रेयरफेक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इस तरह से जो कंप्रेशन था वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स या नेक्स्ट पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो गया और ये मूव करता रहेगा इस तरह से। एज द ट्यूनिंग फोर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस आर क्रिएटेड इन द एयर। अब ये तो हमने एक मूवमेंट की बात की है, लेकिन वाइब्रेशन में वो स्टॉप नहीं होता ट्यूनिंग फोर्क का प्रोंग, बल्कि वो क्या करता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है, जिसमें बहुत सारी एक सीरीज बन जाएगी कंप्रेशन की और रेयरफेक्शन की। इन दिस वे साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू द एयर, और इस तरह से साउंड वेव जो है वो एयर में ट्रेवल करती है। तो इसमें हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वेव की तो उसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो एयर मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं सेम वही डायरेक्शन होगी। दिस शोज दैट द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। अब ये वाली डेफिनेशन तो आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं वेवलेंथ की। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इस कंडीशन में हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो साउंड थी, साउंड वेव थी, उनकी नेचर क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 11.1 टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।